नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, अगर आप राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में हम आपकी टॉपिक वाइज क्लास चालू करेंगे। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी में मैथ और रीजनिंग की क्लासें लगेगी। फ़िलहाल अभी हम बात कर रहे हैं राजस्थान की जियोग्राफी में भौतिक प्रदेश के बारे में दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में, जिसमें शुरुआत करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है दोस्तों। पहला आता है आपके पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। जो राजस्थान का मानचित्र है दोस्तों, उसके हिसाब से ये आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ पर आता है आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद में यहाँ आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश और अंतिम यहाँ पे आते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो हम पहले बात करेंगे आपके दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश, जिसमें हाड़ौती का पठार के नाम से जाने जाते हैं। इसकी उत्पत्ति हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति दोस्तों मध्यजीवी महाकल्प जो मीसोजोइक एरा है के क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड के ज्वालामुखी क्रिया से दरारी उद्गार से हुई थी दोस्तों। जो मीसोजोइक एरा है उसके क्रिटेशियस काल के अंदर गोंडवाना लैंड के ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से हुई थी। इसका विस्तार है दोस्तों, विस्तार में इसका क्षेत्रफल 6.49% है। यहाँ पर 11% लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर 4 जिले आते हैं दोस्तों, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये आपके हैं दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर आते हैं। इसकी विशेषता है दोस्तों हाड़ौती के पठार के ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित बेसाल्ट चट्टानें हैं दोस्तों, जो बाह्य आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें बालू का पत्थर तथा एल्यूमिनियम के भंडार पाए जाते हैं। जो हाड़ौती के पठार हैं दोस्तों, वहाँ की मुख्य विशेषता है दोस्तों, जहाँ ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित जो बेसाल्ट चट्टानें थी, वहाँ पर बालू का पत्थर तथा एल्यूमिनियम के भंडार पाए जाते हैं दोस्तों। हाड़ौती के पठार में काली मृदा जो वर्टिसॉल है उसका बहुत अत्यधिक विस्तार है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक जलीय जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश है। जो राजस्थान का पठारी प्रदेश है वो सर्वाधिक जलीय जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश हाड़ौती का पठार है, जिसमें जलीय अपरदन की समस्या सर्वाधिक होती है। हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी दोस्तों चंबल नदी है और इसका ढाल दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ होता है। जो चंबल नदी है दोस्तों वो दक्षिण से उत्तर की तरफ इसकी ढाल है हाड़ौती के पठार क्षेत्र में। इसका वर्गीकरण दोस्तों 2 भागों में इसको बांटा गया है, विंध्य कंगार क्षेत्र और दक्कन का पठार, जिसे दक्षिण का पठार कहते हैं। विंध्य कंगार क्षेत्र जो विंध्यावल पर्वतों के किनारे हैं उनको कहते हैं। यहाँ पर अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, नदी निर्मित मैदान और शाबाद उच्च भूमि मिलती है दोस्तों विंध्य कंगार क्षेत्र में। और दक्कन के पठार में आपको झालावाड़ का पठार और गंगधर पठार प्रदेश मिलेगा आपको दोस्तों। पहले बात करते हैं विंध्य कंगार क्षेत्र के बारे में, जहाँ पर अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं, जिसमें पहला आता है आपके बूंदी की पहाड़ी, जो बूंदी सर्वोच्च शिखर सैतूर के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई है 353 मीटर। दूसरा है आपके मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, जो कोटा झालावाड़ में है दोस्तों। यहाँ की सर्वोच्च चोटी है चांदबाड़ी, जो कोटा में है, इसकी ऊंचाई 517 मीटर है दोस्तों। तीसरा आता है आपके कुंडला की पहाड़ी, जो कोटा में है। चौथा है रामगढ़ की पहाड़ियाँ, जो बूंदी से 12 के मध्य स्थित है।
यहाँ चंद्र आकार की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। ये 4 जो क्षेत्र हमने अभी बताए हैं, यहाँ पर चंद्र आकार की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। रामगढ़ की पहाड़ियों को बूंदी में घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ी कहते हैं दोस्तों। जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं उनको बूंदी में घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ कहते हैं। इनका निर्माण खगोलीय घटना उल्कापात से हुई है, इस कारण इसे राजस्थान का प्रथम जियो हेरिटेज स्थल घोषित किया गया है दोस्तों। दूसरा आता है नदी निर्मित मैदान दोस्तों। कोटा तथा बूंदी में चंबल तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। तीसरा है शहबाज उच्च भूमि क्षेत्र, जो पूर्वी बारां में स्थित है। अगला आता है आपके झालावाड़ का पठार, जो झालावाड़ में स्थित पठारी क्षेत्र है, जो मालवा के पठार का उत्तरी भाग है दोस्तों। झालावाड़ का पठार क्या है दोस्तों? झालावाड़ में स्थित उत्तरी क्षेत्र है दोस्तों, जो मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। इसके अलावा पांचवा आता है गंगधर प्रदेश, जो दक्षिण पश्चिम झालावाड़ में स्थित है। 350 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र है दोस्तों ये। आगे हम बात करते हैं पूर्वी मैदान क्षेत्र के बारे में। इसकी उत्पत्ति, पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति नूतन महाकल्प नियोजोइक एरा के प्लेइस्टोसीन काल में गंगा यमुना द्वारा लाई गई मृदा के जमाव से हुआ है दोस्तों। नूतन महाकल्प को चतुर्थ महाकल्प भी कहते हैं दोस्तों। जो नूतन महाकल्प है उसको चतुर्थक महाकल्प भी कहते हैं दोस्तों। इसका विस्तार आपके दक्षिण पूर्वी गंगा द्वार है। इसका क्षेत्रफल 23.6% है। यहाँ पर लगभग 39 या 40% जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में आपके 10 जिले आते हैं दोस्तों। यहाँ की विशेषता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक कृषि संभावना क्षेत्र है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है दोस्तों। दूसरा है यहाँ पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है दोस्तों। पूर्वी मैदानी प्रदेश खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश है, यानी यहाँ पर खनिज हैं जो ना के बराबर पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर खनिज नहीं पाए जाते हैं। आगे आता है आपके इनके वर्गीकरण। इनका 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला चंबल बेसिन, दूसरा है बनास बाणगंगा बेसिन और तीसरा है आपके माही बेसिन। चंबल बेसिन दोस्तों धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर होते हुए बहती है। दूसरा है बनास बाणगंगा बेसिन, जो पिडमाड़ का मैदान, खरोड़ प्रदेश, रोही का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान से होकर बहती है। और जो माही बेसिन है दोस्तों तटीय, जो तीसरी माही बेसिन है वो छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान और वागड़ प्रदेश से होती हुई बहती है दोस्तों। जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं दोस्तों, जो माही बेसिन है वो आपके वागड़ प्रदेश, छप्पन का मैदान, ये इनका निर्माण करती है। ये प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर बहती है दोस्तों। हम बात करते हैं इसके बारे में। छप्पन का मैदान माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा में स्थित 56 गांवों या नदी नालों का समूह आपके छप्पन का मैदान कहलाता है दोस्तों। जो माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित 56 गांव और नदी नाले का समूह है दोस्तों, वो छप्पन का मैदान कहलाता है। दूसरा आता है आपके काठल का मैदान, जो प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का तट मैदान है, वो प्रतापगढ़ का काठल का मैदान कहलाता है दोस्तों। तीसरा है आपके वागड़ प्रदेश, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य स्थित माही नदी द्वारा निर्मित विखंडित पहाड़ी क्षेत्र दोस्तों वागड़ क्षेत्र कहलाता है। माही नदी मेवल को तोड़कर इस प्रदेश का निर्माण करती है। जो माही नदी है वो मेवल को तोड़कर इस प्रदेश का निर्माण करती है। कौन से प्रदेश का? वागड़ प्रदेश का दोस्तों। दूसरा आता है आपके बनास बाणगंगा बेसिन। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपके बनास बाणगंगा बेसिन। इसमें आपके रोही का मैदान, इसे रोही दो आब क्षेत्र भी कहते हैं दोस्तों। जो रोही का मैदान है उसे रोही दो आब क्षेत्र भी कहते हैं। बाणगंगा तथा यमुना नदी के मध्य स्थित जयपुर से भरतपुर तक ये विस्तृत मैदान है, जो रोही का मैदान कहलाता है दोस्तों। जो जयपुर से भरतपुर तक विस्तृत मैदान है दोस्तों, बाणगंगा और यमुना नदी के मध्य, वो रोही का मैदान कहलाता है। दूसरा आपके मालपुरा और मालपुरा करौली का मैदान।
ये मालपुरा टोंक से करौली के मध्य बनास तथा बाण गंगा नदी का निर्मित क्षेत्र है दोस्तों। तीसरा आता है खेराड़ प्रदेश। इसे माल खेराड़ भी कहते हैं दोस्तों। माल यानी माल का प्रदेश, माल का मतलब होता है प्रदेश। जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान खेराड़ प्रदेश कहलाता है दोस्तों। आगे आते हैं पिंडमाड़ का मैदान, जो देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित अरावली से पृथक निर्जन पहाड़ी क्षेत्र पिंडमाड़ का मैदान कहलाता है। इसका संबंध पूरी मैदानी प्रदेश से है और इसकी स्थिति है दोस्तों अरावलीय पर्वतीय प्रदेश से। इसके हम बात करते हैं चंबल बेसिन के बारे में दोस्तों। इसके बाद चंबल बेसिन की बात करते हैं, जिसमें पहला आता है आपके बीहड़। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर बीहड़, ये अवनालिका, अपर्दन, डांग, खादर, इनके बारे में हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे आगे। बीहड़ दोस्तों राजस्थान, माफ़ कीजिएगा, चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्खान स्थलावर्ती जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं वो बीहड़ कहलाते हैं दोस्तों। यानी चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्खान स्थलाकृति जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं दोस्तों बीहड़ कहलाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में है दोस्तों, जबकि बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर में है। करौली को बीहड़ की रानी कहा जाता है। करौली को बीहड़ की रानी कहा जाता है दोस्तों। बीहड़ में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र डांग तथा निम्न भूमि क्षेत्र खादर कहलाती है दोस्तों। जो बीहड़ में उच्च भूमि क्षेत्र होता है दोस्तों उसे डांग कहते हैं, और जो निम्न भूमि क्षेत्र है उसे खादर कहते हैं दोस्तों। डांग और खादर क्षेत्र, तो हम डांग प्रदेश के बारे में बात करते हैं। सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर के में स्थित बीहड़ युक्त क्षेत्र जहां डाकू निवास करते हैं दोस्तों। जो बीहड़ युक्त क्षेत्र यानी घने जंगल क्षेत्र हैं वहाँ पर डाकू निवास करते हैं, वो डांग प्रदेश कहलाता है दोस्तों। दूसरा है आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसकी उत्पत्ति दोस्तों, अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति आद्य महाकल्प जो एंजोइक एरा है, जो प्री पैलियोजोइक एरा है के प्री कैम्बियन काल जो धारवाड़ समय था, उस समय गोंडवाना लैंड में विलय के क्रिया से हुई थी दोस्तों। जो आदि भारी और आदि हल्क हैं उनका अभिसरण हुआ था, यानी आदि भारी और आदि हल्की पास पास आ गई थी दोस्तों। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, देखिए ये है आपके अरावली क्षेत्र प्रदेश। इसका विस्तार अरावली जो पर्वतमाला है दोस्तों वो पालमपुर गुजरात से शुरू होकर रायसीना दिल्ली तक फैली हुई है, और इसकी पूरी लंबाई है दोस्तों 692 किलोमीटर। परंतु इसकी राजस्थान में लंबाई है दोस्तों 550 किलोमीटर। जो राजस्थान में खेड़बाहे, जो खेड़ गांव है सिरोही में, वहाँ से शुरू होती है और खेतड़ी झुंझुनू तक, यहाँ तक इसकी सीमा है दोस्तों अरावली की। जो दक्षिण अरावली है वो सबसे ऊंची अरावली है, जो मध्य अरावली है वो सबसे कम अरावली, मतलब सबसे जो ऊंचाई में सबसे कम है, और उत्तरी अरावली है जो ऊंचाई में दक्षिण अरावली और मध्य अरावली से बीच में है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे इनके बारे में। राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है दोस्तों। राजस्थान में अरावली का विस्तार है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार दोस्तों उदयपुर में है, जबकि न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? उदयपुर में है, और सबसे न्यूनतम अजमेर में है। राजस्थान में अरावली की ऊंचाई तथा चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है, यानी गुजरात से इसकी चौड़ाई बढ़ती है और उत्तर की ओर से घटती है दोस्तों। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है, जबकि न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में है दोस्तों। जो अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है वो सबसे ज़्यादा सिरोही में है और सबसे न्यूनतम जयपुर में है दोस्तों। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई राजसमंद से बांसवाड़ा के मध्य स्थित है दोस्तों। राजसमंद से बांसवाड़ा के मध्य
जो अरावली की है सर्वाधिक चौड़ाई है। और राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई राजसमंद से सिरोही के मध्य सबसे ऊंचाई है दोस्तों। राजसमंद से लेकर सिरोही, जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं दोस्तों, राजसमंद से लेकर सिरोही के बीच में अरावली की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है दोस्तों। अरावली पर्वतीय प्रदेश में आंतरिक आग्नेय चट्टानों की प्रधानता है दोस्तों, यानी ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है। इस कारण यहाँ धात्विक खनिजों के भंडार हैं दोस्तों। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल मृदा जो इनसेप्टी सॉइल है वो पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेशों में लाल मृदा पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश, वन्य जीव तथा जैव विविधता की दृष्टि के समूह से प्रदेश है दोस्तों। सर्वाधिक वनस्पति प्रदेश जयपुर में है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली है दोस्तों। जो आदिवासी जनजाति हैं दोस्तों उनकी आश्रय स्थली कहलाती है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है जो आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली कहलाती है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल भी है दोस्तों। जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल भी है। इसका वर्गीकरण पहला आता है आपके उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली दोस्तों इसका विस्तार जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू में है दोस्तों। यहाँ की औसत ऊंचाई आपके 450 मीटर लगभग है। इनकी प्रमुख चोटियाँ दोस्तों रघुनाथगढ़ जो सीकर में है, इसकी लंबाई 1055 मीटर है। दूसरी खो जो जयपुर में है 920 किलोमीटर लंबी ऊंची है। भरोच अलवर में 792 मीटर लगभग ऊंची है। बरवाड़ा जयपुर में 786 मीटर है ऊंची है। बबाई झुंझुनू में 780 मीटर ऊंची है। बिलाली अलवर में 775 मीटर ऊंची है। बैराठ जयपुर में 704 मीटर ऊंची है। अरावली पर्वत प्रदेश जो उत्तरी अरावली है वो। इसके बाद आता है भानगढ़। भानगढ़ में अरावली प्रदेश दोस्तों अलवर में है जहाँ पर 449 मीटर ऊंची है। इसके बाद आता है जयगढ़। जयगढ़ दोस्तों जयपुर में है, वहाँ पर अरावली प्रदेश की ऊंचाई 648 मीटर है। और नाहरगढ़ जयपुर में 599 मीटर ऊंची है दोस्तों। दूसरी आती है, हम बात करते हैं मध्य अरावली के बारे में दोस्तों। इसका विस्तार अजमेर में सर्वाधिक है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 550 मीटर से लेकर 750 मीटर तक है दोस्तों। इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं दोस्तों, पहला है गौरम जी अजमेर में 934 मीटर। दूसरी है मेरिया जी जिसकी अजमेर में, ये सारी चोटियाँ अजमेर में हैं दोस्तों। दूसरी है मेरिया जी जिसकी ऊंचाई है 933 मीटर। तीसरी है तारागढ़ चोटी जो 873 मीटर ऊंची है। और चौथी है आपके नागपाड़ जो 795 मीटर ऊंची है। यहाँ के प्रमुख दर्रे दोस्तों, पहला है आपके बेर दर्रा जो पाली में स्थित है। दूसरा अरनिया दर्रा जो अजमेर में है। तीसरा भीलवाड़ा दर्रा। चौथा है आपके पीपली दर्रा। पांचवा है शिवपुरी दर्रा। और छठा है आपके सूराघाट दर्रा जो अजमेर में स्थित है दोस्तों। आगे आते हैं हम तीसरा दक्षिण अरावली। इसका विस्तार दोस्तों उदयपुर, राजसमंद, सिरोही में सर्वाधिक है। इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों 900 मीटर है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा 900 मीटर। दक्षिण अरावली के अंदर 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। यहाँ की चोटियाँ हैं दोस्तों, पहली है आपकी गुरु शिखर चोटी जो सिरोही में है। इसकी ऊंचाई 1722 या 1727 मीटर लगभग औसत है। दूसरी है शेर जो सिरोही में है 1597 मीटर। तीसरी आती है आपके दिलवाड़ा सिरोही में 1442 मीटर ऊंची है। चौथी है आपके झरगा उदयपुर में 1430 मीटर ऊंची है। पांचवी है आपके अचलगढ़ सिरोही में जो 1381 मीटर ऊंची है।
इसके बाद छठी आती है कुंभलगढ़, जो राजसमंद में है, 1224 मीटर ऊंची है दोस्तों। सातवीं है आपके ऋषिकेश, जो सिरोही में है, इसकी ऊंचाई 1017 मीटर ऊंची है। यहाँ पर अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो। आठवीं है आपके कमलनाथ, जो उदयपुर में है, इसकी ऊंचाई 1001 मीटर ऊंची है। नवा आता है आपके सज्जनगढ़, जो उदयपुर में है, जिसकी ऊंचाई 938 मीटर है। 10वां आता है आपके सायना, जिसकी ऊंचाई, जो उदयपुर में है, जिसकी ऊंचाई 900 मीटर है। 11वां है लीलगढ़, उदयपुर में 878 मीटर ऊंची है। 12वीं है नागपानी, उदयपुर में 867 मीटर ऊंची है दोस्तों। और अंतिम आती है गोगुंडा की पहाड़ी, जो उदयपुर 840 मीटर ऊंची है। यहाँ के दोस्तों प्रमुख दर्रे की बात करें तो देसूरी, जो पाली में है, रामेश्वर और स्वरूप घाट, जो पाली में है दोस्तों। इसके अलावा गोरम घाट, कामली घाट, हाथी गुफा दर्रा, ये राजसमंद में है। और उदयपुर में उपस्थित दर्रे केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, देबारी दर्रा और हाथी दर्रा और पगलिया नाल, जिसे जिवला नाल भी कहते हैं दोस्तों, ये प्रमुख दर्रे हैं जो यहाँ पर स्थित है। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ दोस्तों सिरोही जिले में स्थित हैं। जो अरावली की सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, वो कहाँ है? सिरोही में है। जबकि अरावली की सर्वाधिक चोटियाँ उदयपुर में स्थित हैं। सर्वाधिक ऊंची चोटी दोस्तों आपके सिरोही में है और सर्वाधिक चोटियाँ हैं वो उदयपुर में स्थित है दोस्तों। आगे हम पढ़ते हैं अरावली में स्थित प्रमुख पठार दोस्तों। पहला आता है भोराट का पठार, जो गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच का जो क्षेत्र है वो भोराट का पठार कहलाता है दोस्तों। दूसरा है ऊपरमाल का पठार, जो बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ तक का जो पठार है दोस्तों, ऊपरमाल का पठार कहलाता है। तीसरा आता है आपके भोमट का पठार, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र हैं, उनके बीच के क्षेत्र को भोमट का पठार कहते हैं। यहाँ पर भोमट जनजाति निवास करती है दोस्तों। चौथा आपके आता है लासड़िया का पठार, उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठारी प्रदेश है दोस्तों। संत माऊजी ने लासोड़िया आंदोलन चलाया था, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन कहा जाता है। पांचवा आता है उड़िया का पठार, जो सिरोही में स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों, 1362 मीटर ऊंचा है, जिस पर माउंट आबू शहर बना हुआ है दोस्तों। जो माउंट आबू शहर बना हुआ है वो कौन सी पहाड़ी पर है दोस्तों? उड़िया का पठार, उड़िया का पठार पहाड़ी पर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों, 1362 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। छठा आता है आपके मेसा का पठार, जो चित्तौड़गढ़ में, इस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? मेसा का पठार दुर्ग, मेसा का पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है दोस्तों। आगे आता है आबू का पठार, जो सिरोही में है। आठवां है काकनवाड़ी का पठार, जो अलवर में है, इस पर भानगढ़ दुर्ग स्थित है दोस्तों। जो भानगढ़ दुर्ग है दोस्तों वो काकनवाड़ी पठार पर स्थित है दोस्तों। शब्दावली की बात करते हैं। पहला आता है गिरवा। गिरवा किसे कहते हैं दोस्तों? शब्दावली में उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ होती है दोस्तों, उसे गिरवा कहते हैं। जो उदयपुर के चारों तरफ अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा पहाड़ी पाई जाती है उसे गिरवा कहा जाता है दोस्तों। दूसरा आता है आपके भाकर। भाकर किसे कहते हैं दोस्तों? पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ भाकर कहलाती है दोस्तों। जो पूर्वी सिरोही क्षेत्र होता है दोस्तों, वहाँ पर तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहते हैं। इसके बाद आता है दशहरो। जरगा की पहाड़ी और रागा की पहाड़ी के मध्य स्थित वर्ष पर हरा भरा रहने वाला भूभाग आपके जरगा की कहलाता है दोस्तों, दशहरो कहलाता है दोस्तों। जो बीच वाला हरा भरा भाग है वो दशहरो कहलाता है। चौथा आता है आपके मेवल। माफ कीजिएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य पाई जाने वाली पहाड़ियाँ हैं उन्हें मेवल कहा जाता है। जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ियाँ स्थित है दोस्तों, उन्हें मेवल कहा जाता है।
इसके बाद आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं दोस्तों। इसकी उत्पत्ति राजस्थान में मरुस्थल की उत्पत्ति नूतन महाकल्प जो चतुर्थ महाकल्प है दोस्तों, नियोजिक एरा के प्लीस्टोसीन काल में 33 सागर के अवशेष के रूप में हुई है दोस्तों। इसका विस्तार, यहाँ का क्षेत्रफल दोस्तों 61.11% है। यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर स्थित 12 जिले हैं। इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है और चौड़ाई है आपके 300 किलोमीटर, और इसकी ऊंचाई है आपके 200 से 300 मीटर तक ये ऊंची है दोस्तों। इसकी विशेषता की बात करते हैं दोस्तों। थार का मरुस्थल विश्व का जनसंख्या तथा जैव विविधता की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 17वां स्थान है। इसका जो थार का मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां स्थान है, परंतु जनसंख्या और जैव विविधता की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भारत में स्थित निम्न वायुदाब का केंद्र है दोस्तों, जो मानसून को आकर्षित करता है तथा ऋतु चक्र को नियमित बनाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है दोस्तों। जो थार का मरुस्थल है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसमें जनसंख्या जनघनत्व दोस्तों न्यूनतम है। सबसे कम जनसंख्या आपके थार के मरुस्थल में पाई जाती है, सबसे कम। इसमें औषधि चट्टानों की प्रधानता है दोस्तों, जिसमें जीवाश्म खनिज जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पदार्थ आदि का भंडार है दोस्तों। यहाँ पर औषधि चट्टानों की प्रधानता है दोस्तों। यहाँ पर जीवाश्म खनिज भी मिलते हैं। थार के मरुस्थल में रेतीली बलुई मृदा जो एंटीसोल का कहते हैं उसका विस्तार है दोस्तों। जो रेतीली बलुई मृदा है सर्वाधिक उसका विस्तार है। इस प्रदेश की मुख्य नदी लूणी नदी है दोस्तों। इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। जो यहाँ की मुख्य नदी है वो लूणी नदी है दोस्तों, जिसकी ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। थार के मरुस्थल में मरुदभिद जियोकाइट्स वनस्पति पाई जाती है दोस्तों। जो मरुदभिद जियोकाइट्स वनस्पति है वो पाई जाती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण के बारे में। थार का मरुस्थल दोस्तों दो प्रकार का है, शुष्क रेतीला मैदान और अर्ध शुष्क प्रदेश। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो शुष्क रेतीला मैदान कहलाता है, और 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है तो अर्ध शुष्क प्रदेश कहलाता है दोस्तों। शुष्क प्रदेशों में भी दो तरह बांटा हुआ है। पहला बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश दोस्तों 41.50% है और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है जो 58.50% है। यहाँ पर एक और बालू का स्तूप पाए जाते हैं दोस्तों। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में हम्मादा, रेग, लाठी सीरीज, चांदल नलकूप, आकल गांव, जीवाश्म नलकूप ये पाए जाते हैं। और दूसरा हम बात करते हैं अर्ध शुष्क प्रदेशों के बारे में। यहाँ पर घग्गर प्रदेश जो नाली है उसे जानते हैं, शेखावाटी प्रदेश उसे जोड़ के नाम से जानते हैं, नागौरी उच्च भूमि उसे कुबर पट्टी के नाम से जानते हैं, और चौथा आता है आपके गोडवाड़ प्रदेश जो 56 की पहाड़ियाँ और जसवंतपुर की पहाड़ियों के रूप में उसको जानते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं गोडवाड़ प्रदेश के बारे में दोस्तों। जालौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर का लूणी नदी के किनारे स्थित यहाँ का प्रदेश जहाँ प्राचीन काल में गौड़ राजपूतों का क्षेत्र अधिकार था दोस्तों, उसे गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। जिसमें पहला आता है आपके 56 की पहाड़ियाँ। 56 की गुंबदाकार पहाड़ियाँ दोस्तों ये सिवाना से बालोतरा के मध्य स्थित है। पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहलाता है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा पीपलूद गांव में होती है दोस्तों। जो पश्चिमी राजस्थान है दोस्तों वहां पर सर्वाधिक वर्षा पीपलूद गांव में होती है। दूसरा आता है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जो जालौर में स्थित हैं।
पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची पहाड़ी यहाँ पर स्थित है दोस्तों, डोरा पर्वत, जो 869 किलोमीटर है। इसके बाद में इसराना भाखर जो 838 किलोमीटर है। तीसरा है रोजा भाकर जो 739 मीटर है। और चौथी है आपके सुधा पर्वत जो 530 मीटर ऊंची है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं नागौरी उच्च भूमि प्रदेश के बारे में। नागौर में स्थित अरावली से अलग उच्च भूमि क्षेत्र कहलाता है नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र। इसमें 3 श्रेणियां स्थित हैं दोस्तों। पहली आपके हैं मकराना श्रेणी जो सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी है दोस्तों मांगड़ों श्रेणी जो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरी आती है आपके जायल श्रेणी जो फ्लोराइड युक्त जल और कुब्बड़ पट्टी के लिए प्रसिद्ध है। कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी या हॉच बैंड नागौर से अजमेर के मध्य स्थित फ्लोराइड युक्त जल पट्टी को हम कुब्बड़ पट्टी कहते हैं दोस्तों। जो स्थानीय भाषा है वहाँ पर कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है दोस्तों। फ्लोराइड युक्त जल पट्टी को कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है। ये मुख्यतः नागौर से अजमेर के मध्य स्थित हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लाठी सीरीज। जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य स्थित 60 किलोमीटर चौड़ी भूगर्भीय जल पट्टी है जहाँ सेवन घास पाई जाती है दोस्तों, उसे लाठी सीरीज कहा जाता है। दूसरा आता है आपके चंदेन नलकूप। जैसलमेर के चांदन नामक स्थान पर स्थित नलकूप जिससे आसपास के क्षेत्र में जल आपूर्ति होती है दोस्तों। इसे थार का घड़ा भी कहते हैं दोस्तों। थार का घड़ा क्यों कहते हैं? यहाँ पर जल की आपूर्ति की जाती है इसलिए इसे थार का घड़ा कहते हैं। आगे आता है आपके आकल गांव जीवाश्म पार्क। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, जैसलमेर के आकल गांव में स्थित जीवाश्म पार्क जहां जुरेसियस काल की प्रकृति वनस्पति के अवशेष मिलते हैं दोस्तों, आकल गांव जीवाश्म पार्क कहलाता है। इसके बाद आता है आपके फूलधरा गांव जैसलमेर, जो जैसलमेर के फूलधरा गांव से डायनासोर या व्हेल मछली के अवशेष मिलते हैं दोस्तों। कुलधरा ग्राम, जैसलमेर के कुलधरा ग्राम से डायनासोर तथा व्हेल मछली के अवशेष मिलते हैं। आगे आता है आपके मावट। भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा आपके मावट कहलाती है दोस्तों। जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से वर्षा होती है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो मावट कहलाती है। इसे गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदें भी कहते हैं दोस्तों। ये रबी की फसल के लिए बहुत ही अच्छी है। ये एक चक्रवाती वर्षा है दोस्तों, जो चक्रवातों के कारण आने वाली वर्षा है ये कहलाती है चक्रवाती वर्षा। इसके बाद आता है पुरवैया। जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा में आने वाली मानसूनी पवनें होती हैं दोस्तों, उसे पुरवैया कहा जाता है दोस्तों। लू दोस्तों स्थानीय नाम है। ग्रीष्म ऋतु में थार के मरुस्थल में चढ़ने वाली गर्म तथा शुष्क हवा लू कहलाती है। इसे स्थानीय गर्म पवन भी कहते हैं दोस्तों। स्थानीय भाषा में गर्म पवन यानी गर्म हवा भी कहते हैं। इसके बाद आता है बबूलिया। बबूलिया दोस्तों आकस्मिक आने वाला वायु का चक्रवात, उसे बबूलिया कहा जाता है दोस्तों। इसे स्थानीय भाषा में बबूलिया भी कहते हैं दोस्तों। ये उच्च वायुदाब के कारण जो निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है दोस्तों, वहाँ के वायुदाब को पूरा करने के लिए सवैन्य धाराएं चलती है जो उच्च वायुदाब की होती हैं। ये एक परिधि बनाकर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, जिससे बबूलिया का निर्माण होता है दोस्तों। आगे आता है आपके पलाया झील, टौड़ झील, रन टाट या खड़ीन इसे कहते हैं दोस्तों। दो बालू का स्तूपों के बीच में जो जल होता है दोस्तों, उसको रन टाट या खड़ीन कहते हैं दोस्तों। दो बालू का स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि जल जहां वर्षा जल एकत्रित होने के बनी अस्थायी झील जो पलाया झील, नमकीन झील, टौड़ झील, दलदली क्षेत्र, रन टाट उसमें की
जाने वाली कृषि खड़ीन कहलाती है दोस्तों। राजस्थान, पश्चिमी क्षेत्र और जैसलमेर में ये बनाए जाते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं खड़ीन के बारे में। जैसलमेर में प्राचीन काल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की कृषि खड़ीन कहलाती है दोस्तों। खड़ीन क्या होती है? जैसलमेर में प्राचीन काल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की कृषि खड़ीन कहलाती है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में मरुस्थल के प्रकार दोस्तों। पहला आता है हम्माद दोस्तों। राजस्थान थार के मरुस्थल में स्थित पथरीला और चट्टानी मरुस्थल आपके हम्माद कहलाता है दोस्तों। दूसरा है आपके रेंग। थार के मरुस्थल में स्थित मिश्रित मरुस्थल या हम्मादा के चारों ओर पाया जाने वाला मरुस्थल आपके रेंग कहलाता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं राजस्थान में बालू का स्तूपों के प्रकारों के बारे में। पहला है आपके अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप क्या होती है दोस्तों? जो पवन की दिशा के अनुदैर्घ्य समांतर बनते हैं वो आपके अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। पवन की दिशा के समांतर या अनुदिश बनने वाले बालू का स्तूप आपके अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप राजस्थान में सबसे ऊंचे बालू का स्तूप होते हैं दोस्तों, जो जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर आदि में पाए जाते हैं। दूसरा आता है आपके अनुप्रस्थ समकोणीय बालू का स्तूप, जो पवन की दिशा के विपरीत बनते हैं दोस्तों। किसी अवरोध के आने पर बालू का स्तूप का निर्माण करते हैं, वो अनुप्रस्थ समकोणीय बालू का स्तूप कहलाते हैं। पवन की दिशा के लंबवत या समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप आपके लंबवत, अनुप्रस्थ, समकोणीय बालू का स्तूप कहलाते हैं। ये बालू का स्तूप रावतसर, हनुमानगढ़, बालोतरा, बाड़मेर, पोखरण, लूणकरणसर, सीकर, झुंझुनू, नागौर में पाए जाते हैं। तीसरा आता है आपके बरखान या बरछान। बरखान दोस्तों वायु के चक्रवात के कारण बनने वाले अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप, जो पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप हैं दोस्तों। ये बरखान कहलाते हैं दोस्तों। आगे आते हैं भारली ग्राम, देशनोक, ओसिया में बरखान प्रसिद्ध है दोस्तों। बरखान सर्वाधिक भालेरी गांव, देशनोक, ओसिया में बरखान प्रसिद्ध है दोस्तों। चौथा आता है आपके सप्र का बीज। छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप दोस्तों आपके सप्र का बीज कहलाते हैं। राजस्थान में पाए जाने वाले सबसे छोटे बालू का स्तूप होते हैं दोस्तों ये झाड़ियों के बीच में बनते हैं। पांचवा आता है तारा बालू का स्तूप दोस्तों। तारे के समान दिखाई देने वाले स्तूप आपके तारा बालू का स्तूप कहलाते हैं। तारा बालू का स्तूप मोहनगढ़, सूरतगढ़ में पाए जाते हैं दोस्तों। ये सर्वाधिक मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में बनते हैं। दोनों ही आपके जैसलमेर और गंगानगर में बनते हैं। छठा आता है आपके पैराबोलिक बालू का स्तूप परवलयकार, जो एक परवलय का निर्माण करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो आपको समय पर मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।